हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हम लोग जो है रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस कर लिया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहले इसके बारे में बेसिक बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी टेक्निकलिटी भी आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग फ्लावर और ह्यूमन वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? इट इन्वॉल्व्स टू इंडिविजुअल दो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। तो थोड़ा सा अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो होता क्या है? टू इंडिविजुअल का मतलब क्या हो गया? एक मेल दूसरे फीमेल। अब मेल की बात करें तो मेल का जो रिप्रोडक्टिव सेल है, रिप्रोडक्टिव सेल जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेल का रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल का, तो रिप्रोडक्टिव सेल को क्या बोल रहे हैं? गैमेट्स। तो जो इनका गैमेट्स है, एक सेल जो इनका वन सेल है, जैसे मेल के केस में स्पर्म, फीमेल के केस में एग। क्लियर? ये सेल और ये सेल आपस में मिलकर ये बनाते हैं न्यू सेल जो आगे कन्वर्ट होता है बेबी में, या जो कन्वर्ट होगा न्यू ऑर्गेनिज्म में। इसी न्यू सेल को बोला जाता है जाइगोट। तो अब जरा रूट मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गैमेट्स शब्द बना हुआ है गैमोस से। गैमोस का मतलब होता है मैरिज। अब अगर मैरिज की बात करें तो इसमें दो पार्टनर होते हैं तभी तो मैरिज होगा। तो एक पार्टनर ये है, एक पार्टनर ये दोनों मिले देन प्रोड्यूस जाइगोट। नाउ जाइगोट का मतलब क्या होता है? टर्म है इनका जाइगोन, और जाइगोन का मतलब होता है यूनाइट करना। यूनाइट कह लो, ज्वाइंट कह लो या फ्यूजन कह लो, चलेगा। क्लियर? तो ये न्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल में जाएंगे, पहले एक जनरल बात को डिस्कस कर लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है नया ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहा था, उसमें भी बन रहा था। तो फिर इसमें क्या डिफरेंट है? इसमें क्या खास बात है? तो समझो आप इसका सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस कह लो, इसको सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस कह लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। हमें बेसिक बात पता है, ये एक सेल है, स्पर्म एक सेल है, ये एक सेल है। हमें पता है सेल को कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। इसका मतलब है इसका डीएनए होगा, इसका भी कुछ डीएनए होगा। ये बेसिक बात। डीएनए यानी कि समथिंग लाइक दिस। ठीक है, थोड़ा सा कर देते हैं डिजाइन, अच्छा लगेगा। है ना? ये हमारा डीएनए है। अब डीएनए में क्या होता है? जीन्स होते हैं। डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन्स। ओके, जीन का मतलब क्या हो गया? जीन्स का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए ये जीन जो है डीएनए, मतलब जीन का मतलब हो गया कि डीएनए का एक सेगमेंट, क्या कह सकते हो उसको? सेगमेंट ऑफ डीएनए का एक छोटा सा पार्ट। एक सेगमेंट ये हो गया, मान लीजिए दूसरा सेगमेंट ये है, ऐसे कई सारे सेगमेंट। ये इसमें भी है और इसका भी है। अब ये डिफाइन क्या करता है?
ये डिफाइन, मान लीजिए ये किसी के आई के कलर को बता रहा है, आई के कलर को बता रहा है, ये हाइट को बता रहा है मान लीजिए। तो इस तरीके से मेल और फीमेल इनके जब मिक्स किए तो जीन का मिक्सिंग हो जाता है। यानी कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जीन मिक्स हो रहा है। क्लियर? और ये जीन मिक्सिंग के कारण, जैसे मान लीजिए हो सकता है कि इस वाले डीएनए का जो नया बेबी का जो डीएनए बन रहा है, जो नए बेबी का डीएनए बन रहा है, वो मान लीजिए मदर के साइड वाला जीन जो है, मदर के साइड वाला आ गया, मदर साइड का जीन जो आई कलर को डिफाइन कर रहा है ना। इसी तरह से फादर के साइड का मान लीजिए हाइट आ गया, फादर के साइड का हाइट आ गया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं जीन मिक्स हो रहा है। तो जो नया इंडिविजुअल है, जीन मिक्सिंग के कारण उसमें कुछ चेंज देखने को मिलता है। जीन के मिक्सिंग के कारण वेरिएशन यानी कि बदलाव इन न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म जो बन रहा है उसमें जो है बदलाव देखने को मिलता है। और यही वेरिएशन की फैक्टर होता है, की फैक्टर फॉर सर्वाइवल। नाउ सर्वाइवल क्यों? सर्वाइवल, अगर ये सर्वाइव करेंगे मींस अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए, यानी कि करीब हजारों साल लाखों साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसी को इवोल्यूशन बोलते हैं। जो सर्वाइव करेगा वही इवॉल्व हुआ। तो पॉइंट क्या है, यही जीन मिक्सिंग के कारण इनमें क्या आया, वेरिएशन आया। और अगर लॉन्ग टाइम में देखा जाए तो यही एक तरह से न्यू ऑर्गेनिज्म भी न्यू स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। न्यू स्पीसीज मींस, स्पीसीज का मतलब क्या है, सिमिलैरिटी। तो हो सकता है जो नया स्पीसीज आए उसका हो सकता है कान ही ना हो, धीरे धीरे लाखों साल में इवॉल्व हुए। अब ये ऐसा जरूरत क्यों है? क्योंकि देखो तुम खुद को, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग खुद के इंटरनल स्ट्रक्चर को तो मान लो एक बार के लिए कंट्रोल हो भी रहा है, हम इन्वायरमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते ना। इन्वायरमेंट कीप ऑन चेंजिंग, इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। अगर लाखों साल के रेस्पेक्ट में देखें तो अभी जैसे एग्जाम, अभी हम लोग इसको डिस्कस भी किए थे कि ग्लोबल वार्मिंग है, आगे चल के हमें देखने को मिल सकता है, क्या बोलते हैं उसको, आइस एज, और पता नहीं क्या क्या बदलाव। और एट द सेम टाइम डिजीज, नए बीमारियां होती रहती हैं, ये भी तो है। अब अगर ये मिक्सिंग ना हो, जैसे एग्जांपल के लिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करें, असेक्सुअल वाले में, असेक्सुअल में किसी तरीके का नो जीन मिक्सिंग होता नहीं है, तो वेरिएशन बहुत ही कम होता है, वेरी स्मॉल वेरिएशन, स्मॉल या नो वेरिएशन, स्मॉल या फिर वेरिएशन ना के बराबर देखने को मिलता है। अगर किसी भी तरीके का एनवायरमेंटल चेंज हुआ मींस जो भी एक नया इंडिविजुअल है, न्यू इंडिविजुअल, इनका क्या है, इंडिविजुअल सब के सब एक क्लोन ही है, एक तरह के क्लोन है। तो कभी भी इन्वायरमेंटल चेंज या डिजीज के टाइम पे देयर इज ए चांस कि ये स्पीसीज ही पूरा वाइप आउट हो जाए, स्पीसीज वाइप आउट, पूरा का पूरा खत्म हो जाए। किस सिचुएशन में, किसी वर्स्ट इन्वायरमेंट और किसी वर्स्ट डिजीज के कारण, क्योंकि इनमें बदलाव नहीं है। जो वल्नरेबल इनके पेरेंट्स थे वही वल्नरेबल इनके बेबी भी हैं। क्लियर बात? और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें बदलाव आने के कारण, अगर मान लो कोई एक पेरेंट का जीन डिफेक्ट भी हो, एक बार के लिए कोई एक पेरेंट का जीन डिफेक्ट भी हो, तो जो नया इंडिविजुअल होगा उसका डिफेक्ट जीन गेन करना मतलब बहुत कम चांसेस होता है। मतलब ऐसे आप समझो
जैसे एग्जाम्पल के लिए एक सेकेंड, जैसे ऐसे आप समझिए कि एक पेरेंट 1 है, ये पेरेंट 1 है और ये पेरेंट 2 है। वैसे तो ह्यूमन क्रोमोसोम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 46 होता है, वो वैसा नहीं लेते हैं। मान लीजिए 2 जीन को कंसीडर करते हैं, एक ए है हमारा जो एकदम फर्स्ट क्लास है, और उसके साथ दूसरा जीन एक और है जो डिफेक्टिव स्मॉल ए है हमारा, ये डिफेक्टिव जीन्स है। मान लीजिए दूसरे पेरेंट्स में एक उनका जीन्स जो है एकदम फर्स्ट क्लास है ए, और दूसरा वाला जीन भी फर्स्ट क्लास है। तो इनसे जो जीन मिक्सिंग की पॉसिबिलिटी होगी, क्या हो सकता है, इसका इससे मिक्सिंग हो सकता है तो बनेगा, यानी कि जो न्यू बेबी में होगा वो ए जीन्स हो सकता है। इसके साथ अगर देखा जाए तो ए, तो इसको करोगे आप, मिलेगा तो 50% चांस है कि जो नया बेबी है उसमें जो है डिफेक्टिव जीन्स आए। क्लियर है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन में जो है एक जैसे क्रोमोसोम की अगर बात करें तो क्रोमोसोम 23 होता है। अगर इसको 3 कर देते हैं, मान लीजिए ए ए ए ए ए ए, तो इनका इसके साथ ए ए, इनका इसके साथ ए ए ए ए, या ऐसे, ठीक है ऐसे ही कर लेते, इनका इनके साथ ए ए, ऐसे ही ए ए ए ए, इसका नाउ ए ए ए, ये स्मॉल है। तो अगर अब देखा जाए, यानी कि अगर हमने 3 जीन्स को कंसीडर किया, 3 जीन्स के रेस्पेक्ट में, जिसमें एक जीन्स एक पेरेंट का गड़बड़ है, तो इसमें टोटल 1 कितने रहे, 9 में से 3 ऐसे हैं जो डिफेक्ट जीन्स है, यानी कि 33% चांसेस है कि जो न्यू बेबी होगा उसमें डिफेक्टिव जीन्स आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर किसी पेरेंट्स में कोई डिफेक्टिव जीन्स भी है, डिफेक्टिव जीन्स अगर है, तो देयर इज ए चांस कि वो डाइल्यूट हो जाए। वो क्या हो जाए, डाइल्यूट हो जाए। डाइल्यूट का मतलब उनके आने का चांसेस जो है कम हो सकता है। सो गेटिंग माय पॉइंट, जीन मिक्सिंग जो है वेरिएशन लेके आता है, यूजुअली पॉजिटिव वेरिएशन। पॉजिटिव वेरिएशन की फैक्टर होता है सर्वाइवल का। गेटिंग माय पॉइंट। इससे में ये भी समझ में आ गया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिमिटेशन क्या है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी तरीके का वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है लगभग। अगर किसी भी तरह से कोई एक इन्वायरमेंटल चेंज हुआ, कोई एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है जहां पे बहुत सारे डिजीज वगैरह हो जाए, तो चांस रहेगा कि इनका पूरा का पूरा स्पीसीज ही खत्म हो जाए। तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन फैक्टर समझ में आया। मेन फैक्टर इसका क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि ये जो है इवोल्यूशन और सर्वाइवल को इंश्योर करता है, और ये हमने कई बार डिस्कस भी कर लिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे डीएनए वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आगे का जो टॉपिक हम डिस्कस करें उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सके। इसको मिटाते हैं। तो एक बहुत ही फंडामेंटल और टेक्निकल डाउट है जो जिसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। डाउट क्या है, मतलब कहने का मतलब यही है कि उसका एक प्रॉपर विजुअलाइजेशन क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि बाद में फिर हम स्ट्रगल करते हैं। तो इसके टेक्निकल टर्म्स वगैरह को डिस्कस नहीं करेंगे, बस फंक्शनिंग को समझेंगे, ताकि हमारा जो आगे का टॉपिक का डिस्कशन है वो जस्टिफाई हो सके। तो एक सेल है, स्पर्म सेल, और एक सेल है एग सेल। ठीक है, अब इनका डीएनए आया और इनका डीएनए आया, ये आपस में मिक्स हुए, जो न्यू सेल आया, न्यू सेल बना, उसके अंदर एक तरह से मान लीजिए डीएनए 1, तो अब आ जाएगा 2 डीएनए, कुछ ऐसा होना चाहिए 2 डीएनए। अब अगर इनका नेक्स्ट जनरेशन देखा जाए तो कोई न्यू फीमेल सेल है,
फीमेल का एक सेल। अब ऐसे इनमें भी 2 डीएनए ही होगा, तो जो नया इनका थर्ड जनरेशन जो बन रहा है, इसमें जो न्यू सेल, इसका टोटल 4 डीएनए होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। फीलिंग तो यही आ रहा है ना। अब हमें पता है कि अगर ऐसा होगा तो भाई न्यूक्लियस इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। न्यूक्लियस कंट्रोल जो है नॉट नहीं कर पाएगा। न्यूक्लियस कंट्रोल कर पाएगा, उसको मैनेज कर पाएगा नहीं, इतना बड़ा डीएनए हो जाए। तो ऐसा एग्जैक्टली होता नहीं है, इसी कंसेप्ट को हमें समझना है, ठीक है, इसी कंसेप्ट को हमें क्लियर करना है। तो समझो आप, ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिज्म में, छोड़ो ह्यूमन बॉडी नहीं, ऐसे कर लेते, किसी भी ऑर्गेनिज्म में 2 तरह के सेल होते हैं, ठीक है, 2 तरह के सेल होते हैं। ह्यूमन बॉडी के रिस्पेक्ट लेंगे, रेफरेंस हम ह्यूमन बॉडी की करेंगे ताकि इजी वे से समझ में आए। सो 2 तरह के क्या होते हैं, सेल होते हैं। एक बोला जाता है सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल, और दूसरे को बोला जाता है जर्म सेल, जर्म सेल। ये जरूरी है समझना, ठीक है, ताकि आगे के जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो आसान होगा थोड़ा सा। कुछ टेक्निकल बातें डिस्कस करना है। तो सोमैटिक सेल जो है बॉडी सेल बनाने में काम आता है, बॉडी सेल बनाने में काम आता है ना। बॉडी सेल का मतलब क्या है, जैसे कि जैसे स्किन हो गया, एग्जाम्पल स्किन, मसल एक्सेट्रा, कुछ भी हड्डी वड्डी जो भी इंक्लूड करना है वो। अब ये जो जर्म सेल होता है, आप इसको भी रूट मीनिंग से भी आप समझ सकते हो। सोम का मतलब होता है बॉडी, तो बॉडी के टाइप, बॉडी या स्ट्रक्चर, टिक यानी कि टाइप, ठीक। जर्म का मतलब होता है, जर्म का अगर ओरिजिन शब्द देखें तो ये है जर्मेन। जर्मेन का मतलब होता है ओरिजिन ही होता है, ओरिजिन या न्यू बिगिनिंग ऑफ लाइफ, ये भी चलेगा, न्यू बिगिनिंग ऑफ लाइफ। तो ये बेसिकली आपका है रिप्रोडक्टिव सेल। क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल, यानी कि गैमेट्स वाला। गैमेट्स कौन कौन से? स्पर्म एंड एग, तो मेल एंड फीमेल, सही है। तो हमारा जो इन्वॉल्व हो रहा है न्यू बेबी बनने में वो यहीं पे हो रहा है। यूजुअली क्या होता है कि जो इधर बॉडी सेल है, सोमैटिक सेल में, इनमें क्रोमोसोम होता है, इनमें क्रोमोसोम जो होते हैं, अभी हम लोग सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्रोमोसोम्स होते हैं, वो होते हैं 46 या कह लो 23 के पेयर्स, 23 के पेयर्स होते हैं। यहां पे भी क्रोमोसोम होगा, चिंता मत करो, हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी क्रोमोसोम भी क्लियर करेंगे, ठीक है। क्रोमोसोम यहां पे सिर्फ 23 होते हैं। तो जब 23 स्पर्म के 23 इसके, ये दोनों मिलके फिर 46 बना लेते हैं, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। यानी कि इस प्रॉब्लम को बोला जाता है डबल डीएनए प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को क्या बोला जाता है? डबल डीएनए प्रॉब्लम। मतलब ऐसा लगता है, ठीक है, इट सीम्स लाइक देयर इज अ डीएनए प्रॉब्लम, बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में क्या होता है कि जो जर्म सेल इन्वॉल्व होते हैं, उनके एक सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। क्रोमो कलर सोम बॉडी, एक कलरफुल बॉडी, वही डीएनए उन्हें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, सारी बातें डिटेल में जाएंगे, ठीक है, कि कैसे ये 23 आया। क्लियर? अब ये बॉडी स्किन वगैरह बनाते कैसे? स्किन वगैरह बनाते कैसे? नए नए सेल का फॉर्मेशन करना। तो यहां पर जो सेल का डिवीजन होता है, ये दोनों कैसे वर्क करेंगे? सेल डिवीजन से। इनके जो सेल डिवीजन होते हैं, सोमैटिक सेल को डिवाइड करने का मेथड होता है माइटोसिस। माइटोसिस। नाउ माइटो थ्रेड, सिस रिप्रेजेंट करता है डिवीजन को, लाइसिस जो आप ऐसे शब्द देखोगे वो किसी न किसी तरीके के डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो माइटो का मतलब हो गया थ्रेड,
थ्रेड का डिवीजन, अभी इन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, तभी हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। इस वाले में सेल डिवीजन कौन सा मेथड यूज होता है? मायोसिस, माइटोसिस और मायोसिस। पहले के क्लासेस में हमने पढ़ रखा है, लेकिन अभी हमें आगे डिस्कशन करना है तो उसके एक फंडामेंटल बातें को तो समझना ही है। इस वाले में क्या होता है? मायोसिस होता है जिसमें मायो का मतलब होता है रिड्यूस करना, मायो का मतलब रिड्यूस करना, ठीक। इस मेथड को बस हम लोग समझेंगे, इस मेथड कैसे ये प्रोसेस करता है, कैसे ये प्रोसेस करता है, जिसमें हमेशा जो है 23 पेयर्स मेंटेन रहते हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम ही मिलते हैं, मतलब इसमें 46 मेंटेन रहते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली माइटोसिस और मायोसिस को समझेंगे और इसके टेक्निकल एस्पेक्ट को समझेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। बहुत ज्यादा उसके डिटेल फंक्शनिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि ये आगे की चीजें है, बहुत ज्यादा इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। तो एक बात तो पता हो गया कि मेजर दो तरीके के सेल है मल्टी ऑर्गेनिज्म में, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। एक सोमैटिक सेल यानी कि सोम बॉडी, वो सेल जो बॉडी के अलग पार्ट बनाते हैं, और एक होता है जर्म सेल यानी कि वो सेल जो रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाते हैं। अब जैसे स्पर्म कहां पे बनता है, कौन से ऑर्गन में बनता है? टेस्टिस में। और ये कहां पे बनता है? ओवरी में। क्लियर? तो ये बेसिक बातें हमें पता है, तो इसको मिटाते हैं और हम लोग ये सेल डिवीजन के कंसेप्ट को समझते हैं ताकि हमें ये जस्टिफाई हो सके कि क्रोमोसोम इसमें हर एक सेल में 23 होते हैं, इसके हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो सेल डिवीजन को समझते हैं, सेल डिवीजन। नाउ सेल डिवीजन या सेल की अगर बात करें तो उसको, सेल को पूरा कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सेल है। सेल को कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। यही सारा कहानी है। तो डिवाइड होगा तो एक नया सेल बनेगा, तो उसको भी एक नया न्यूक्लियस चाहिए, वो सिर्फ अकेले ही काम नहीं करता है। न्यूक्लियस जो है बेस्ड होता है सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस तरीके से अरेंजमेंट है कि अगर मान लो डीएनए ज्यादा होगा तो ये मैनेज नहीं कर पाएंगे, और अगर डीएनए नहीं रहेगा प्रॉपर तो फिर इसको कंट्रोल कैसे कौन करेगा? तो ये डिवीजन को हम लोग समझते हैं ध्यान से। तो उसके पहले हम लोग इसके अंदर के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जो अंदर का स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है क्रोमैटिन। क्रोम मतलब कलर, ठीक है। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन बेसिकली क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है? एक होता है डीएनए, डीएनए में पता है स्ट्रक्चर में, और दूसरा होता है आपका प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन जिसका नाम है हिस्टोन। अब ये काम क्या करता है, ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बस समझने के लिए। ये जो है प्रोटीन, ये डीएनए को एक तरीके से शेप में बना के रखता है, शेप में, या एक तरह से स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करता है, पकड़ के रखता है, इतना बस समझो, ठीक है। कैसे पकड़ेगा? ये केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इसका निगेटिव चार्ज मिलता है, ये पॉजिटिव, तो इस तरह से ये आपस में अरेंज करके रहते हैं। क्लियर? अब यही क्रोमैटिन, ये क्या है? क्रोम मतलब कलर, और बेसिकली ये एक तरीके का थ्रेड रिप्रेजेंट करता है। कैसा रहता है? थ्रेड के जैसा, और बहुत ही लूज थ्रेड के जैसा है, ठीक, लूज थ्रेड के जैसा है। तो जब ये कंडेंस होता है, स्पेशली जब बात आती है डिवीजन का, सेल डिवीजन, तो इसका भी एक प्रोसेस है ना, लॉन्ग प्रोसेस है। सेल डिवीजन होने से जस्ट पहले ये कंडेंस होता है। कंडेंस मतलब अपने इस लूजपन को टाइट कर लेना, टाइट कर लेना, और ये अपना एक शेप जो है छोटा कर लेता है। मान लीजिए ये एक शेप है, इसको आप बोल लीजिए क्रोमैटिड, क्रोमैटिड, ठीक है। मतलब ये कंडेंस शेप इसका। क्लियर? अब ये जस्ट पहले बिफोर डिवीजन, जस्ट डिवीजन होने से पहले ये खुद को क्या करता है? कॉपी करता है। अब ये क्या है? बेसिकली अगेन यही है, डीएनए और प्रोटीन, ये खुद को क्या करेगा? कॉपी करेगा,
कॉपी करेगा और कॉपी करके खुद के साथ अटैच रहेगा। तो एक तरह से क्या होता है, मान लीजिए ये आपका बना और एक और आ गया, इसी तरीके से कॉपी होके आ गया। ये इसको आप कह सकते हो, अगर इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो आप बोल दो सिस्टर क्रोमेटिड, और अगर इसका एक नाम देना चाह सकते हो तो आप बोल दो इसको क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ये एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं, ठीक है ना। अब डिवीजन में होता क्या है, अब अगर मान लीजिए हम लोग ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, तो 23 पेयर का मतलब क्या हो गया, 23 पेयर का मतलब ये हो गया कि 23 जो है मदर साइड से और 23 जो है फादर साइड से। मींस अगर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, उस ऑर्गेनिज्म में टोटल कितने दिख रहे हैं, 46 क्रोमोसोम दिख रहे हैं या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है 46 क्रोमोसोम देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है? या आपको ऐसे डाउट है तो आप बोल दो कि 46 जो है क्रोमोटिड्स दिख रहे हैं, ठीक, या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम दिख रहे हैं। शब्द से आप डाउट मत जाओ, इस तरीके के शेप को ही हम लोग बोलेंगे जो है क्रोमोसोम। स्पेशली क्रोमोसोम का रोल तभी होता है जब डिवीजन, लेकिन है सारे के सारे एक ही चीज, क्रोमोटिन ही है, कंडेंस हुआ क्रोमोटिड हुआ, उसी का एक्स शेप क्रोमोसोम बोल रहे हैं, तो डाउट में मत जाइए। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑर्गेनिज्म के पास 46 क्रोमोसोम होने चाहिए। अब इसको समझने के लिए देखो, इसमें 23 है, तो अगर मान लो मैंने इसको n मान लिया, 1n, इसको 1n, तो मैं इसका नाम दे सकता हूं, इसको बोल सकते हैं डाइप्लॉइड। तो डाइप्लॉइड में टोटल कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 2n, ठीक। ये बेसिक बस समझने के लिए, डाई का मतलब होता है 2, डाई का मीन्स 2। अब इसके डिवीजन को समझते हैं, खासकर हम लोग कौन से वाले सेल के बारे में बात कर रहे हैं, सोमैटिक सेल के बारे में, यानी कि वो जो हमारे बॉडी के सारे पार्ट को बनाता है, सोमैटिक सेल। ये कैसे डिवाइड होगा, माइटोसिस। तो माइटोसिस में क्या होता है उसको समझते हैं, यानी कि मेरे हर एक सेल में 46 सेल होने चाहिए, 46 क्रोमोसोम होने चाहिए या क्रोमोटिड, ठीक है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। ठीक है, नाउ हम लोग 23 की जगह कम नंबर में लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया 3, डिवीजन को समझने के लिए 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, यानी कि मेरा 46 कितना हो गया, 6 के इक्वल, 6 के इक्वल, और जो पेयर है वो 23 का। अब होता क्या है कि बिफोर डिवीजन होने से पहले ये खुद को कॉपीड इटसेल्फ, अपने आप को ये क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। यानी कि ये कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ऐसा कुछ, ऐसे ही ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। एक्स वाई अभी बहुत ज्यादा उस टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझ जा रहे हैं हम लोग, बस पहले ये क्लियर कर ले कि हमारा कैसा वो जो डबल डीएनए वाला प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व होगा। तो जब डिवाइड होगा तो ये सारे के सारे सेल 1 2 3 4 5 6, ये सब के सब सेंटर में आ जाएंगे और फिर इनका डिवीजन होगा। डिवीजन कैसा होगा, एक जो सेल का ऑर्गेनेल्स है वो सेपरेट करके इनको अलग ले जाएंगे और एक को अलग ले जाएंगे, तो ये अलग हो क्या है, ये 6 यहाँ पे बचे और ये 6 अलग बच गए। तो एक जो नया सेल बना उसमें 6 है, दूसरा सेल बना। तो ये तो था हमारा सोमैटिक सेल की कहानी, यानी कि जो माइटोसिस वाला कहानी है। बट जो रिप्रोडक्शन सेल है उसका कहानी समझो, उसकी थोड़ी सी कहानी अलग है। इसको मिटाते हैं और रिप्रोडक्शन वाले को भी समझते हैं। रिप्रोडक्शन सेल, ये तो बेसिक कंसेप्ट, सारी चीजें ऐसे ही होगा, लेकिन उनका डिवीजन का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। मायोसिस में क्या होता है उसको समझो। वैसे तो पहले के क्लासेस में बता रखा है, लेकिन यही है कि जैसे जैसे क्लासेस में हायर होते हैं ना, वैसे ही थोड़ा डिटेल बताने लगते हैं, वरना फिर वो ज्यादा हैवी लगने लगेगा।
मायोसिस वाले कहानी में यानी रिप्रोडक्टिव सेल वाले में क्या होता है, मायोसिस इस वाले में क्या हो रहा है कि जो हमारे 6 बने थे, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये अपने फेवरेबल वाले के साथ क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। अब अगर मान लीजिए किसी सिचुएशन में जैसे एक्स वाई क्रोमोसोम जब आएगा, उसमें मान लीजिए एक्स वाई जब है तो वो कैसे पेयर बनाएगा, तो उसके लिए एक किसी तरीके से आप कह लो इसको बोलते हैं सूडो सूडो ऑटोसोमल रीजन। तो खैर एक जो है फेक पेयर बना के कैसे भी पेयर बनेगा ये, है ना, क्योंकि 46 का मतलब 23 पेयर्स तो है ही, ये आपस में पेयर बनाने लगते हैं, एक इसके साथ पेयर बना लिया तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है ना। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके आगे की हम लोग कहानी बता रहे हैं। तो पहले स्टेप में क्या होता है, इन्होंने पेयर तो अपना बना लिया है, पहले स्टेप में जब मायोसिस होता है तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इन पेयर को ब्रेक करते हैं। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, इन पेयर को ब्रेक किया तो एक सेल डिवीजन, एक सेल में क्या आया, ये, दूसरे सेल में ये। अब दूसरे स्टेप में, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में इनको अलग किया जाएगा, इन्हें अलग किया जाएगा। तो अब यहां से एक नया सेल बना, 1 2, ये 1 2 3, 1 2 3, ऐसे ही यहां पे 1 2 3, दिस मीन्स कितना हुआ ये, अगर देखा जाए तो ये 3 का मतलब हम लोगों ने 23 एज्यूम किया था, हमने 23 को 3 एज्यूम किया था, तो एक सेल में कितने मिल रहे हैं, 23 क्रोमोसोम एक तरह से। अब इनको कंप्लीट करने के लिए क्या होगा, जब ये क्या है हमारे, ये गैमेट सेल है, दीज आर द गैमेट सेल। अब जब ये मान लीजिए ये स्पर्म है, ठीक है, तो जो अगला एग होगा, जो अगला एग सेल होगा, उसके पास भी तो 23 ही होंगे। आप सोच के देखो, उसके पास भी तो 23 ही होंगे। तो जब ये आपस में जुड़ते हैं, ये आपस में जुड़ते हैं, तो ये फिर क्या बनाते हैं, पूरे के पूरे 46 पेयर, मतलब 6 का मतलब हो गया 46 पेयर। तो एक कंप्लीट सेल को बनने के लिए क्या चाहिए, 46 तो उसके अंदर होने चाहिए। तो 46 ऐसे आया। तो जब 46 था तो हम लोग बोलते थे उसको डाइप्लॉइड, और यहां पे इसको बोलते हैं हैप्लॉइड। हैप का मतलब होता है सिंगल, हैप्लॉइड। इसके अंदर कितने हैं, सिर्फ n है, 23 है, सिर्फ n है। थोड़ा सा टेक्निकल है, बस इसको समझाना जरूरी था ताकि आप अच्छे से इसको इम्बाइब कर सको। अब क्या हुआ, सेक्स के कारण इन दोनों जो जाइगोट बन रहे हैं, जाइगोट में ये प्रॉपर इसमें 46 है। अब ये आगे मूव करेगा। तो हमारा जो एक डबल डीएनए का इश्यू था, हमें ये लग रहा था कि 46 92 आएगा, ऐसा नहीं है। अल्टीमेटली जब नया सेल बनता है तो उसमें भी 46 क्रोमोसोम ही होते हैं, या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ही होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। ये एक मेजर डाउट होता है जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो। तो मायोसिस में क्या हो रहा है, मायोसिस में रिड्यूस हो रहा है। जो फाइनली हमारा एक सेल बन रहा है उसमें 46 से कम होकर कितने पे आ गए, 23 पे आ गए। ठीक है, क्लियर। इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। तो अगर हम लोग ऑब्जर्व किए, जो हम लोगों ने डिस्कस किया, उसमें एक चीज और कंक्लूजन में आया कि अगर हम देखें मेल गैमेट को, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, इन दोनों का जो है गैमेट तो अलग होता ही है, इनके जो गैमेट प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन है वो भी अलग होते हैं। तो अब यही समझना है कि ऐसा क्यों है, क्यों मेल और फीमेल गैमेट अलग होते हैं। तो इसको आप समझो कि जो ये गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स
ये प्रोड्यूस करते हैं जाइगोट, ठीक है, जाइगोट। और जाइगोट जो है कन्वर्ट होता है किसमें, जाइगोट ट्रांसफॉर्म होता है न्यू इंडिविजुअल में, न्यू इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल में। और इसको ये बनने के लिए दे नीड्स ह्यूज एनर्जी, इनको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए रहता है, दे नीड्स ह्यूज एनर्जी, ताकि ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सके। क्यों? क्योंकि दे हैव टू प्रोड्यूस मल्टीपल टिश्यू एंड ऑर्गन्स। इनको क्या करना है, कई सारे टिश्यू और ऑर्गन्स बनाने हैं। दैट इज द रीजन, जैसे जब बात करते हैं हम लोग मेल गैमेट्स की, मेल गैमेट, तो ये थोड़ा सा कुछ ऐसा होता है, अगर आपने देखा होगा सॉरी, तो ये मोबाइल होता है, मतलब मूव कर सके, स्मॉल होता है, छोटा सा। वहीं फीमेल गैमेट्स की बात करें, फीमेल गैमेट्स की, फीमेल गैमेट्स ये काफी लार्ज होता है, लार्ज होता है, इसके अंदर योक होता है। तो योक एक तरह से यही, और ये मोबाइल नहीं, ये स्टैटिक होता है, यही मूव करके यहां पे आता है। यही योक होता है जो फूड प्रोवाइड करने का काम करता है ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, या कह लो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। अब अगर सिंपल सेल में देखें, सिंपल ऑर्गेनिज्म में, जहां पे चाहे सिंगल सेल हो, इन सब में, इन सब का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, इनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है, इनका फंक्शन लगभग एक जैसा होता है। तो इनके जो गैमेट्स होते हैं लगभग सेम होते हैं, बहुत ज्यादा उसमें वेरिएशन नहीं होता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू दी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इनके बॉडी में मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं, मल्टीपल स्ट्रक्चर होते हैं, तो इनका जो गैमेट्स है वो भी डिफरेंट होता है। और एट द सेम टाइम इनके जो गैमेट्स को प्रोड्यूस करने वाले, जैसे इसको प्रोड्यूस करने वाला टेस्टिस, ये कंप्लीटली डिफरेंट है ओवरी से, ओवरी से। गेटिंग माय पॉइंट? ये कंप्लीटली डिफरेंट है। और इतना ही नहीं, ये इवन मेल बॉडी और फीमेल बॉडी को भी ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो आप इसको कह सकते हो इट्स ए काइंड ऑफ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, डाइमॉर्फिज्म, जिसके कारण जो है, यानी कि सेक्सुअल जो इनका गैमेट्स है, इनका जो ऑर्गन है, इसके कारण पूरे बॉडी स्ट्रक्चर में बदलाव दिखता है, बॉडी स्ट्रक्चर में ही क्या दिखता है, चेंज दिखता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक बातें, फंडामेंटल बातें थी आज के क्लास में, इसके आगे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। देखो, क्लास में जब हम लोग पढ़ते हैं, या फिर पहली बात तो पढ़ना चाहिए आपको बुक्स वगैरह रख के, बुक्स और एट द सेम टाइम कॉपी वगैरह, नोट्स तो आपको बनाना है। जब टीचर पढ़ाता है, हो सकता है कि पढ़ाते वक्त जो है, क्योंकि इतना माइंड जो है कॉम्प्लेक्स चीजें माइंड में चलती रहती, हो गया कोई मिस्टेक वगैरह अगर हो गया, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, हम लोग अगर कोई मिस्टेक भी देखे तो उसको जरूर मेंशन करो। हो सकता है कोई कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उस मिस्टेक को जरूर जो है कमेंट बॉक्स में, ताकि कोई और मिस्टेक ना करे। और ये भी एक तरह से अटेंशन शो करता है कि आप कितने डेडिकेटेड तरह से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो सेक्सुअल का जो कंसेप्ट था, मेन कंसेप्ट था, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब जो है जो आगे के जो टॉपिक है वो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स, ये अगले क्लास में हम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।